ऑडियंस अपने आप में फैलाती कि नहीं ये पिक्चर अच्छी है, वो पिक्चर निकाल दी गई थी। तो नाराज़गी है तो सिर्फ स्टूडियो से है। हमेशा जब हम न्यू कमर्स लेते हैं पिक्चरों में, हमारे प्रोड्यूसर भी हमें पूछते हैं कि इनकी गारंटी कौन ले। एंड थिएटर में इट इज बिकम लाइक अ सेलिब्रेशन, एक एक डायलॉग पे, एक एक मोमेंट्स पे, एक एक जेस्चर पे। एंड इस बार भी कोई इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई पिक्चर। म्यूजिकल बना रहे हैं तो बोले अरे यू आर फिनिश, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, सब खत्म। उनको लगा रहा था कि इस पिक्चर का म्यूजिक हिमेश सर ही देंगे। थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे रोम कॉम इज फिनिश, जी बिफोर सनम तेरी कसम वाज रिलीज। हिस्ट्री, हिस्टोरिक, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए। आगे एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट है पड़ी हुई है, वो तो कर रहे हो, और 2-3 है तो बता दो। भी देता हूँ कभी राधिका, देखो दूसरे डायरेक्टर्स कितने प्रोलिफिक हैं, वो लोग रीमेक आते हैं फटाखट बना के 3-4 बना देते हैं साल में। इस बार ऑडियंस इतनी पक्की थी कि उन्होंने अपने आप में पब्लिसिटी करके तो हो गया। हाय, आई एम विनय सप्रू और आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। हाय, आई एम राधिका राव एंड आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। कीप वॉचिंग। राहुल बहुत ही अच्छा फील कराते हैं इंटरव्यू लेते हुए और इनको देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ हैं फिल्म सनम तेरी कसम के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू सर। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं दोनों से। कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहला सवाल कि जो अभी हैंगओवर सक्सेस का, उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं आप लोग सर? अब हैंगओवर सक्सेस का तो ऐसा है कि सी एज जब आप राइटर और डायरेक्टर होते हैं तो हमसे खुशी तो होती है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी सक्सेस भी नहीं है, यू नो। तो जब आज से कुछ 15 रोज़ पहले या 20 रोज़ पहले तो मुझे बड़े बड़े एग्जिबिटर्स और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके मैसेजेस आए थे, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, हिस्टोरिक, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए थे। तो मैंने आई वाज व्यूअर ऑल्सो टेकन अबैक, क्या मतलब ये तो इतना ही बड़ा ही क्या हो गया। क्योंकि राइटर डायरेक्टर हैं हमें, तो हमारी जर्नी बड़ी पेनफुल रहती है ना, शुरू से आखिर तक, और बिगनिंग से जब तक आप पेन रखते हैं पेपर पे, और ख़ास तौर से जब न्यू कमर्स होते हैं इस पिक्चर में, तो क्या होता है कि आपको उतना ही लिमिटेड सपोर्ट आता है। आप हर वक्त हर एक मुकाम पे आप हर आदमी से एक आपकी एक स्ट्रगल रहती है, जैसा हम इससे पहले स्टार्स की पिक्चरें डायरेक्ट करते थे, सलमान सर थे, सनी सर थे, कंगना थे, सब। पर ये जब हमने डिसाइड किया कि हम ये न्यू कमर्स की करेंगे तो फिर वहाँ से स्ट्रगल शुरू हो गई, क्योंकि फाइनेंस करने वाले लोग कम हो जाते हैं और टैलेंट भी थोड़ा सा, जो सलमान सर की पिक्चरों के लिए कैमरामैन और जो म्यूज़िक कंपोजर्स और ये सब अग्री करते हैं, तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी इसकी वजह से, क्योंकि जर्नी और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी इसके लिए। मैम, 9 साल पहले जिस ऑडियंस ने फ्लॉप कराया था फिल्म को, आज उसी ऑडियंस ने फिल्म को हिट कराया। तो उस ऑडियंस से जो निराशा मिली थी आपको, नाराज़गी हुई थी, किस तरह उस प्रेशर को आपने झेला था? इसी ऑडियंस ने उस टाइम फ्लॉप कराया था, आज वही ऑडियंस फिल्म को हिट कर दी। ये एक्चुअली गलतफहमी है। ऑडियंस ने तब भी इस फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया था। तो नाराज़गी है तो सिर्फ स्टूडियो से है, जिसने उस फिल्म को माउंट नहीं किया था और ऑडियंस तक पहुंचाया नहीं था। जिस 9 साल पहले जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो बहुत कम लोग जानते थे कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है, और जब वो फ्राइडे सैटरडे संडे जो कम लोग देखने गए, उनकी वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया पिक्चर को। पर जब तक वो ऑडियंस अपने आप में फैलाती कि नहीं ये पिक्चर अच्छी है, वो पिक्चर निकाल दी गई थिएटर से। तो नाराज़गी है तो सिर्फ स्टूडियो से है, नाराज़गी है तो सिर्फ उन क्रिटिक्स से है जिन्होंने उस पिक्चर को पनपने नहीं दिया, जिन्होंने उस पिक्चर के बारे में बुरा भला कहा। बट ऑडियंस ने कभी इस फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया। थोड़ी सी ऑडियंस थी जिन्होंने देखी, बेचारे, क्योंकि उन तक वो मैसेज पहुंचाया नहीं गया, पर थिएटर में भी उन्होंने उस समय भी उसे अप्रिशिएट किया, फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आए तब भी बहुत अप्रिशिएट किया। एंड इस बार भी कोई इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई पिक्चर की, पर इस बार ऑडियंस इतनी पक्की थी कि उन्होंने अपने आप में पब्लिसिटी करके तो हो गए। तो ऑडियंस से तो कभी भी नाराजगी नहीं रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर हमें खुद क्रिटिक बना दो तो हम बेस्ट क्रिटिक है, हम पिक्चर की क्रिटिक सही तरीके से करते हैं और उसे रिवॉर्ड करते हैं। तो नाराजगी तो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम ना ने तब की बात की,
क्रिटिक का क्या महत्व है अभी इंडस्ट्री में? क्या बुरी फिल्म को भी वो हिट करा सकते हैं और अच्छी फिल्म को भी फ्लॉप कर सकते हैं? नहीं, अब क्रिटिक का तो महत्व रहा ही नहीं है, और सनम तेरी कसम ने तो ये प्रूव ही कर दिया है कि उनका कोई महत्व रहा ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक, अब क्या हो गया, जब से डिजिटल वर्ल्ड आया हम अपने ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं ना, तो वो खुद ही हमको बता देती है और खुद ही उनको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। पर या इट बट मुझे लगता है कि क्रिटिक्स को जो भी हैं, आप एक क्रिटिक हैं किसी भी पिक्चर से उसके, तो आप पर्सनल बायसेस से नहीं देखें किसी भी पिक्चर को, यू नो, और आप उसको जो भी उनकी मजबूरियां रहती होंगी कि वो क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, अब वो आई थिंक दे शुड बी जस्ट, अगर आप अपना कोई भी काम ऑनेस्टली करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलती होगी। मुझे लगता है वो एक तबका है क्रिटिक्स का जो कि किसी और कारणवश अपने अपने वो लिखता है रिव्यूज, तो बस अगर वो उन कारणों को करते हैं तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो अपने ही मॉरल्स में कहीं अपने ही दे हैव टू आंसर टू देयर ओन गॉड बोलते हैं ना, जैसे आपको अपने भगवान को खुद ही जवाब देना है, तो वही हो जाता है। और वो जो हमारे भी टाइम पे 3-4-5 क्रिटिक्स थे जिन्होंने ऐसा लिखा था। सारे क्रिटिक्स तो ऐसे नहीं थे, ऐसे मुझे क्रिटिक्स जनरली नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बहुत क्रिटिक्स थे हिंदी प्रेस के ज्यादातर जिन्होंने इस फिल्म की बहुत तारीफ की थी। तो कुछ और क्रिटिक्स थे 5-6 मेन लाइन जो लेगेसी मीडिया आप कहते हो, वो उन्होंने, बट जो हमारी नॉर्थ की थी वो सब उन्होंने तो बहुत तारीफ की थी। जो किसी कारणवश लिखते हैं ना रिव्यूज, वो तो मैंने बोला हुआ है कि उनको जरा ढूंढा जाए, आपके माध्यम से भी हमें ढूंढ रहे हैं। वो 4 जो थे उन्हें रियली बहुत ही, तो उन्होंने क्यों लिखा था, क्या लिखा था, अब तो वो जहाँ होंगे वो बेचारे खुद भी परेशान होंगे कि क्यों किया भाई हमने। क्या वही 4 हैं जो लोग कहते हैं वो 4 क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वही 4 लोग क्यों? वही है, सही बोला आपने, वही 4 हैं। मैम ने कह दिया, आपने सही बोला, वही 4 हैं। सक्सेस का क्राइटेरिया आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? क्या ऑडियंस का फीडबैक, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, या और कुछ और होता है? सी, बॉक्स ऑफिस एंड ऑडियंस इज द सेम। जिस दिन आपको ऑडियंस आपकी फिल्म को पसंद करती है वो बॉक्स ऑफिस पे रिफ्लेक्ट करती है, वो बहुत वो अनडाउटेड है। और सब कुछ मायने रखे ना रखे, बॉक्स ऑफिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑडियंस, बिकॉज बॉक्स ऑफिस में ऑडियंस जाती है, टिकट खरीदती है, बैठती है और पिक्चर देखती है, उसकी सराहना करती है या फिर उसे रिजेक्ट करती है। तो बॉक्स ऑफिस एंड ऑडियंस फॉर अस इज द सेम थिंग एंड दैट इज द ओनली रिवॉर्ड दैट मैटर्स, बिकॉज जब बॉक्स ऑफिस भरता है उसका मतलब ऑडियंस जा रही है आपकी फिल्म देख। और सबसे बड़ी बात क्या है, फर्स्ट इन जो कि आज हमारा पूरा बिलीफ हो गया इस पे, सनम तेरी कसम उस वक्त किसी भी कारणवश स्टूडियो ने निकाल दी, उसके बाद ये OTT पे अवेलेबल है, एक नहीं 3 OTT प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, फिर सैटेलाइट पे वो इतना चली है पिछले 9 साल में, फिर YouTube पे फ्री में भी अवेलेबल है। तो मतलब ऑडियंस की अप्रिसिएशन है उस पिक्चर की, एंड ऑडियंस की एक फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग सी है उस पिक्चर की, और वही ऑडियंस वापस थिएटर जा रही है देखने पैसे खर्च करके। तो मतलब आप ये समझ लीजिए अप्रिसिएशन है, ये नहीं कि अप्रिसिएशन सिर्फ डिजिटल मीडियम पे रह गई, उसने बोला नहीं हम इस पिक्चर को आएंगे देख सपोर्ट करने थिएटर में भी, एंड थिएटर में इट इज बिकम लाइक अ सेलिब्रेशन, एक एक डायलॉग पे, एक एक मोमेंट्स पे, एक एक जेस्चर पे, चाहे वो हमने उसको दिया ग्लास तोड़ रहा है, या वो पेड़ से बातें कर रहा है, या वो लड़की रो रही है, या उसका वो पल्लू गिरना है, ये माने हर चीज की इतने वायरल हो गए, इतने रील्स बन रहे हैं, तो ऑडियंस और जाके उसको वही अप्रिसिएशन हो गया, अप्रिसिएशन एंड बॉक्स ऑफिस विच इज सो टुगेदर दैट इट इज वेरी एविडेंट। अभी सनम तेरी कसम जब फिल्म की कास्टिंग आपने शुरू की थी, क्या कुछ गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे आप कि कैसा एक्टर चाहिए और कैसा कॉन्फिडेंस था कि आफ्टर तुम किरदार के लिए परफेक्ट है? हम तो कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, हमारी सिर्फ एक ही गाइडलाइन रहती है, हमारा इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे और हमारे असिस्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें हमारी सिर्फ एक थी मेरिटोरियस, राधिका जी और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी विद अ न्यू बॉय न्यू गर्ल। इट डिडंट मैटर टू अस, वो जैसे कि राधिका जी कहती भी हैं कि हमारे यहाँ पे ये हमारा क्लियर है कि भाई ये मत बताना इसका सरनेम क्या है इस लड़के का, या इसको ये कहाँ से आया क्या है, उससे वो बायस किया है हमें, हम कहते हैं हमें मत बताओ। हमें सिर्फ ऑडिशन, हमारे पिक्चर के हम 4 सीन देते हैं
और एक गाना देते हैं उसको ऑडिशन करने को, एंड देन इट इज ओनली ऑन द मेरिट, और ऑल वर्ल्ड कास्टिंग चलती रहती है. तो उसमें अब हर्ष आया था, तो हर्ष वाज एक्चुअली, he was just an outsider, you know, he was not anybody, he just performed the scene very well. उसके पहले भी उसने कुछ पिक्चरें की हुई थी, कुछ काम किया हुआ था जो नहीं इतना अच्छा चला था, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. हमने कहा वो मेरिटोरियस है, उसने हमारा ऑडिशन बहुत अच्छा किया था, एंड वहीं से था. अब उसकी पहले की पिक्चरें उसकी फ्लॉप थी या उसने अच्छा नहीं किया, इट डिडंट मैटर टू अस. एंड हमें कहीं लड़की मिल नहीं रही थी और जाके हमको मावरा 7 समंदर पार मिली, तो फिर उधर से मावरा फिर आई. तो इट इज ओनली ऑन मेरिट. जब आप तीन साथ में काम कर रहे होते तो शूटिंग के दौरान वो कौन सा मोमेंट होता है जहाँ पे लगता है आपने बेस्ट दिए? कोई ऐसा मोमेंट होता होगा शॉट के दौरान जब आप दोनों फील करते हो कि हमने बेस्ट दिया अपना? अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई एम आल्सो ट्राइंग टू थिंक कि हमको कब लगता है कि हमने अपना बेस्ट दिया. एक्चुअली हमको राइटिंग स्टेज पे ही पता लगता है. हम कहानी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तभी हमें पता लग जाता है कि हमने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है. तो जब हम सनम तेरी कसम लिख रहे थे तो हम दोनों रो रहे थे, सीन पढ़ के लिख के. एंड हम दोनों एक दिन सीन लिखते थे, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ते थे वापस से, फिर हमारे आंखों में आंसू आते थे, क्योंकि और कोई होता नहीं था. तो ना इन्हें मुझे इम्प्रेस करना था, ना मुझे इन्हें इम्प्रेस करना था. हम तो पार्टनर्स हैं, तो इतने सालों से तो कुछ शो ऑफ भी नहीं कर रहा था यार, आंसू आ गए किसी को दिखाने के लिए. तो हम दोनों हमेशा रोते थे ये सीन्स पढ़ के. हमारी आंखें भर आती थी, हमारा दिल हैवी रहता था. तो जब हम लोग वो कर रहे थे तो स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन, एंड वी रेड द स्क्रिप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 months अगेन एंड अगेन, एंड एवरी टाइम वी रेड इट वी फेल्ट द पुल एंड द टग ऑफ दोज लाइन्स. तभी हमें लगा नहीं ये कुछ खास है, क्योंकि यूजुअली हम जब काम करते हैं तो हम टच होते हैं 1-2 बार, क्योंकि राइटर तो इतनी बार रीड्राफ्ट करता है, लेकिन उसके बाद तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो. पर ये एक पिक्चर थी जब हम कभी भी इस फिल्म से डिसेंसिटाइज नहीं थे. हम लोग लिखते थे, एंड फिर हम लोग जब नरेशंस देते थे टीम को, तभी भी हमारे आंखों में आंसू होते थे, दूसरों के. सो वी ऑलवेज न्यू दैट इट वाज वेरी स्पेशल एट राइटिंग लेवल. एंड स्क्रिप्ट लेवल पे जब फिल्म में जब शब्दों में इतनी पावर होती है, तो आपको पता होता है कि नहीं ये काम अच्छा ही होने वाला. देन यू नो दैट इट्स गुड वर्क. बेस्ट यार वो तो बहुत बड़ी बात है. बेस्ट आई थिंक बेस्ट इज स्टिल टू कम. होपफुली हम लोग इतने तो कभी नहीं सोचते हैं कि ये बेस्ट काम है, एक दूसरे के बैक्स पैट करते हैं, वाह वाह, एक दूसरे की वाह वाह, ऐसे तो कभी नहीं करते हैं. बट वी हैव अ सर्टेन क्वाइट कॉन्फिडेंस कि नहीं यार ये है, कुछ बना है, कुछ इंटरेस्टिंग, ये रेजोनेट होगा. राधिका जी कह रहे थे हम लोग रोते थे एट द टाइम, वी यूज्ड टू गेट टीयर्स इन आवर आईज. तो जब हम शूट करते थे तो पूरी यूनिट was used to get teary eyed, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं. डेथ सीन, इट्स एन इमोशनल फिल्म, और यही कैरी फॉरवर्ड हुआ इन द ऑडियंस. आज मैंने तो इतना नहीं देखा, इतने यंग बच्चों को रोते हुए सेल्फी ले रहे हैं, रोते हुए स्क्रीन पे. माने इट हैज बिकम कूल टू क्राई विद. टेल यू एन इंसिडेंट व्हिच इज अ वेरी रेयर इंसिडेंट व्हिच वी हैव नेवर मेंशन. खींच मेरी फोटो का हम लोग जो मार्केट का सीन है वो शूट कर रहे थे. हमने खत्म की शूटिंग, एंड वो मार्केट वाज अ सेट, रियल मार्केट नहीं था, पूरा सेट था. तो उसमें जितने भी वेंडर्स थे जो सब्जी बेच रहे थे वो सब आर्टिस्ट थे, जो हम लोग कहते हैं जूनियर आर्टिस्ट या एक्स्ट्रास, डांसर्स, वो सब थे. हमने इतनी शूटिंगें की हैं हमारी लाइफ में, लोग आके बताते हैं कि ये अच्छा गाना है, अच्छा है. शूटिंग खत्म होते ही सारे जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे, एक्स्ट्रास थे, डांसर्स, सब मिल गया, बोला आप सब सेट पे आइए. हमें सेट पे बुलाया, हमें एक बुके दिया उन्होंने, और बोला सर हमें ये गाना इतना अच्छा लगा है, आपकी फिल्म इतनी अच्छी लगी है, हमारी दुआ है कि ये पिक्चर चले. और हमें पता है क्योंकि हम लोग इतनी फिल्में में जाते हैं शूटिंग करने, पर ये जो गाना है खींच मेरी फोटो, और ये जो आपने शूटिंग किया है, और उन्होंने सिर्फ वो 2-3 दिन हमारे साथ थे, ये हम दोनों के साथ कभी नहीं हुआ है. वी वर सो शॉक्ड बिकॉज यूजुअली बिखर जाते हैं, बोलते हैं ओके सर थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, दूसरी शूटिंग में जरूर याद करना, बुलाना. माने वो लोग बेचारे, उन्होंने अपने वो जो उन्होंने अपने पैसे इकट्ठा किया, हमारे लिए बुके लाए, केक लाए, मिठाइयां लाए, और कहा बस आपको ये कहना था कि ये गाना कमाल है, आपकी पिक्चर हिट है. हम लोग भूल गए एक्चुअली आपसे बात करते हुए. तो ये एक बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी इस पिक्चर के साथ. तो इवन एट दैट लेवल, सॉन्ग लेवल,
खींच मेरी फोटो में, यू रिमेम्बर तो दैट उन्होंने एंड में, और हम लोग ऐसे गर्मी में पसीने पसीने, हमने कहा इन सब ने क्यों बुलाया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी प्रोडक्शन ने, कुछ कंप्लेंट करने के बुलाया, but they were all so happy. So this has been a blessed film, and people who've been part of the film also during shoot, उनको पता था कि something special is being made. So well. सर हमने सुना है हिमेश जी एक गाना टाइटल ट्रैक फिल्म का फ्री में किए थे, तो क्या मोमेंट होता है और क्या कोलैबोरेशन होता है जब कोई सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर आपके साथ कोलैब करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, गाना उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या हुआ था कि ये न्यू कमर्स की पिक्चर थी, तो हिमेश सर स्टार कंपोजर हैं, वो बड़ी बड़ी पिक्चरें कंपोज करते हैं। तो हमने उनके पास गए थे, हमने उनसे कहा था कि हिमेश सर कि ये हम एक न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ एक लव स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आप म्यूजिक दे देंगे इसका, क्योंकि शी एंड आई, हम लोग को लग रहा था कि इस पिक्चर का म्यूजिक हिमेश सर ही देंगे तो ही अच्छा रहेगा, यू नो। तो और वो ज़रूरत है पिक्चर की, मतलब कि जो एक कनेक्टिविटी है, जो इसकी एक पेथॉस है और इसका एक सैडनेस है उसमें। तो हमने उनको एक हमारी एक पिक्चर की एक वन लाइन सुनाई कहानी की, तो ही विदाउट सेइंग एनीथिंग ही सेड मुझे एक लाइन आ रही है, एंड देन उन्होंने फिर वो कहा, दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो वो जो एक लाइन थी वो केम फ्रॉम हिज हार्ट, एंड ही जस्ट हर्ड द स्क्रिप्ट, एंड वो जो टाइटल था पिक्चर का, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा टाइटल होगा पिक्चर का, सनम तेरी कसम। तो हमने कहा ये टाइटल तो हमारे पास है नहीं, इट्स अ माइंड ब्लोइंग टाइटल, हमसे वो तो इतनी सुपरहिट पिक्चर का टाइटल है। तो उन्होंने कहा मेरे पास ही टाइटल है। तो हमने कहा तो फिर बोले मैं आप लोगों को एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, टाइटल होता फिर सनम तेरी कसम, जो टाइटल है वो उनके पास था, और उन्होंने जब पहला गाना हमारे लिए बनाया तो उसमें वो टाइटल अटैच था, तो उन्होंने कहा ये आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। टाइटल सॉन्ग भी उसी का? हाँ, टाइटल सॉन्ग भी उसी का। वीएफएक्स आने के बाद क्या क्रिएटिव लेवल पे डायरेक्टरी का काम आसान हुआ है? No, I don't think VFX level. I think एक्टर का काम आसान हुआ है, डायरेक्टर का काम कहाँ आसान हुआ है। डायरेक्टर का तो वही काम होता है, एक्टर्स की लाइफ 100% ईजियर हुई है। दे हैविंग अ बैड डे तो क्लीन अप्स कर सकते हैं, कुछ एक्शन करना है, वजन बढ़ गया है तो कम करा सकते हैं। तो एक्टर की लाइफ अब डेफिनेटली ईजी हुई है, पर डायरेक्टर की जिंदगी VFX की वजह से कुछ आसान नहीं। आपके लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा, मतलब एक परफेक्ट फिल्म जो होती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है? स्क्रिप्ट एंड अ कास्टिंग विच इज नॉन बायस्ड, अनबायस्ड, जो परफेक्ट कास्टिंग होती है, कास्ट फॉर द स्क्रिप्ट, बट स्क्रिप्ट इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू डोंट हैव अ स्क्रिप्ट विच इज नॉट पुट टुगेदर, आजकल स्क्रिप्टों में क्या होता है, जब हम भी पिक्चर लिख रहे थे तो जैसे मैं कई बार कहता भी हूँ उसमें, जब हम कहानी, मैंने और राधिका ने डिसाइड किया कि हम लोग न्यू बॉय न्यू गर्ल की लव स्टोरी कहेंगे, यू नो। अब लव स्टोरी लिखने बैठे तो ऑब्वियसली इतनी सुपर हिट लव स्टोरी हो चुकी हैं, तो क्या लिख रहे थे हम लोग। तो लव स्टोरीज में क्या होता है, या तो आप शेक्सपियरियन लव कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, लड़का लड़की क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर जब उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होती है कि भाई शेक्सपियरियन कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कि पेरेंटल ऑब्जेक्शन, रोमियो एंड जूलियट, या आपका लड़का अमीर है लड़की गरीब है, या फिर लड़का हिंदू है लड़की मुस्लिम है, यू नो दीज काइंड ऑफ, यही कहानियां जनरली होती हैं। तो जब मैं और राधिका जी ने कहा ये करेंगे तो इट इज नॉट टचिंग, इट इज सीन बिफोर, डन बिफोर एंड ऑल दैट। तो हमारे ऑफिस में हमारी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे जैसे होता है वहाँ पे भागवतम एंड पुराण एंड ऑल सब है। तो उस वक्त राधिका जी और मैं वी वर रीडिंग शिव पुराण एट दैट टाइम, एंड उसमें वो जो चैप्टर है शिव और सती का, तो उसमें है उसका एक, उसकी जो रेफरेंशियल है कि इफ द वेडिंग ऑफ अ गर्ल इज नॉट ब्लेस्ड बाय द फादर, इवन गॉड्स वेडिंग वोंट सक्सीड। और वो भोले की भी शादी में वही हो गया था। अगर वही शादी फिर अगर इफ द फादर ब्लेसेस देन इट बिकम्स द इटर्नल प्रेयर शिव और पार्वती का, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट फिर हमने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट फिर हम हमारी पिक्चर में लेते हैं कि द फादर का जो कर्स है लड़की पे, अगर आपने पिक्चर देखी है तो वो फादर कहता है कि मैं तुम्हारा पिंड दान कर दूंगा और वो सब। तो अगर ये कहानी है, तो अगर हम वो ले लेते रास्ता कि नहीं जी लव स्टोरी है
पेरेंटल ऑब्जेक्शन कर दो, क्लासिक है वो तो, या पुअर रिच कर दो, तो फिर वहीं खत्म हो जाती है पिक्चर. इफ यू डोंट ब्रिंग समथिंग मोर टू द स्क्रिप्ट, फिर आपका कुछ भी हो उसमें, देन वो सतही तौर पे रह जाता है, तो स्क्रिप्ट इज द व्हाट यू कॉल, जो बोलते हैं नींव कहते हैं ना किसी भी बिल्डिंग, नींव वही है, रेस्ट इज ऑल सेकेंडरी. मैम, ऑडियंस का टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्या क्यूरेशिप लेवल पे कुछ क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है? नो, ऑडियंस डजंट एक्सपेक्ट. ऑडियंस की एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छी कहानी दो. तो फैशंस कैन चेंज, कि क्या कपड़े पहन रहे हो, क्या हेयर स्टाइल कर रहे हो, वो तो हर जनरेशन में अलग अलग होता है. तो यस, वो इफेक्ट होती है ऑडियंस की फैशन के हिसाब से. पर जो कोर कहानी होती है वो ऑडियंस कहती है आप बस अच्छी कहानी, वो कुछ नहीं होता है. आई डोंट थिंक कोई टेस्ट होती है. टेस्ट सिर्फ फैशन की होती है, एस्थेटिक की होती है, स्क्रिप्ट की नहीं होती है, स्टोरी की नहीं होती है. और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के हिसाब से आप उस कैरेक्टर से झूठ नहीं बोल सकते हैं. अब हम जैसे सलमान सर का हमने गाना डायरेक्ट किया था दबंग 1 का, मस्त मस्त तो नैन. अब हम वैसे नहीं करते हैं गाने डायरेक्ट, बट सलमान सर के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने हमको बताया ये चुलबुल पांडे है, ये रज्जो है, इनका रोमांस है, अब ये है वो है. तो अब वो चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है, हमें पक्का पता था अगर वो अब चुलबुल पांडे कैसे रोमांस करेगा, अब उसको उसी तरह अगर नहीं, उन्हें तो गाना सुनाया था सर, और कैरेक्टर समझाया था कि ये, हाँ वो तो ऑफ कोर्स सलमान सर ने गाना सुनाया था, कैरेक्टर समझाया था चुलबुल पांडे कौन है, कहाँ से. पर अब हम एज डायरेक्टर्स उस गाने को डायरेक्ट कर रहे थे, तो अब चुलबुल पांडे रोमांस कैसे करेगा, फिर उसमें फिर हमारा आ जाता है एज अ थिंग कि वी कैन नॉट बी देन डिसऑनेस्ट टू द कैरेक्टर. तो फिर हमने डिजाइन किया सलमान सर, फिर ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ग्लासेस, और फिर वो चश्मे के अंदर हार्ट, और फिर माने वो फिर चुलबुल पांडे का जो स्वैग होता है रोमांस का, फिर आप वो लेके आते हैं. तो फिर अगर आप देन इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर, देन इट कैन नॉट, हाँ वो तो है, होता है, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट टू द कैरेक्टर ना. तो इवन हम भी आते हैं, अब क्या है, सलमान सर तो सलमान सर हैं. अब उसमें इतनी हमारा वो सबसे सेट पे डिस्प्यूट भी हो रहा था कि गाना है तेरे मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन, और वो कुछ लोगों ने बोला भी अरे यार मस्त मस्त दो नैन बोल रहा हो तुमने सलमान सर के सबसे अच्छे सुंदर नैन को आपने कवर कर दिया ग्लासेस के साथ. वो नैन ही नहीं दिखा रहे, वो जो सही बोल रहे थे अपनी तरफ से, क्योंकि वो नैन इतने खूबसूरत हैं उनके. बट हमने कहा बट उन नैनों पे जब ग्लासेस आएंगे, ग्लासेस के ऊपर जब हार्ट आएगा, तो फिर वो कुछ और ही क्योंकि वो हार्ट फिर उनके दिल की बातें, चुलबुल के दिल की बात बताते हैं. तो बस वही था. 2014 में फिल्म आई थी यारिया, जिसको डायरेक्ट किया था दिव्या खोसला ने. फिर यारिया 2 आई, जिसमें आपने यारिया के डायरेक्टर को डायरेक्ट किया जी. तो आप एक्टर्स को कितना लिबर्टी देते हैं इनपुट्स देने के लिए, जब एक्टर खुद एक डायरेक्टर है? दिव्या जब सेट पे आती है तो शी नेवर हैड द कैप ऑफ अ डायरेक्टर. वो एकदम एक्टर एक्ट्रेस की तरह आई थी. वो कहती थी मुझे ब्रीफ दीजिए, मुझे समझाइए कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे क्या करना है. तो शी नेवर केम विद दैट बैगेज ऑफ अ डायरेक्टर. कितना लिबर्टी डिपेंड्स ऑन द, हम लिबर्टी ऑफ कोर्स देते हैं, बिकॉज ये ऑफ कोर्स दिस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. बट जब आप लिबर्टी देते हो तो आपको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, उसमें आपको लगता है कि लेग्स हैं तो आप मानते हो. बट एज अ डायरेक्टर अगर आपको लगता है कि जो एक्टर कह रहा है वो दैट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो फिर आप कह देते हो कि इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. हम लोग इस तरीके से करते हैं, वो जो मान भी लेते हैं डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता होता है वही रिश्ता कंटिन्यू करता है. आप यस यू कैन बी अ डायरेक्टर. और मुझे तो जहाँ तक दिव्या का सवाल है, वो तो बहुत ही अच्छी है कि उसका तो एकदम से मतलब वो तो एक स्टेप नहीं लेती है विदाउट फुल प्रोटोकॉल. शी फॉलोज एंड शी इज गुड. प्रोटोकॉल इनफैक्ट दूसरे एक्टरों से ज्यादा फॉलो करती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर रह चुकी हैं. तो वो डायरेक्टर एक्टर की प्रोटोकॉल को कभी क्रॉस ही नहीं करती हैं. वो तो जो अभी के फिल्म मेकर में फिल्म मेकिंग को लेके जो पैशन है अभी के जनरेशन, कितना अलग है पहले के फिल्म मेकर के जो स्टाइल, फिल्म मेकिंग के स्टाइल से? No, there are always directors who are very passionate and there are always directors who are careless. वो पहले भी होता था, अभी भी होता है.
तो ऐसा कोई फर्क नहीं है. देयर आर लॉट्स. नो, देयर ऑलवेज बी डायरेक्टर्स जो मर मटेंगे एक एक शॉट के लिए, एंड कुछ डायरेक्टर्स जो बस हंसते खेलते फिल्म बनाते हैं. तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है. वो तब भी था, आई थिंक 70s में भी था, मैंने कहानियां सुनी हुई हैं, 80s 60s में भी था, अभी भी है. तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है बस. साल बदला, सिर्फ फिल्म मेकिंग का स्टाइल बदला, सब कुछ बदला, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं बदली है, जो एक बहस चल रही है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले सिर्फ स्टार किड को प्रमोट करते हैं. इस बहस में कितना किस हद तक सही है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कोई बिजनेसमैन है तो अपने बच्चे को पहले प्रमोट करेगा. सिंपल सा सवाल है, आप इस कितना सही मानते, कितना गलत? सी हम लोग का कैसा है ना, आई टेल यू व्हाट ओपिनियन है. नहीं, ओपिनियन मैं बताता हूँ. फिल्म में बहुत लगते हैं पैसे, ठीक है ना. अब आपको अगर किसी स्टार किड को लेते हैं तो उसके 2-3-4 फायदे होते हैं. एक होता है रिलायबिलिटी. कल को आधी फिल्म शूट करने के बाद में वो जो हीरो हमने लिया है, जिसे आप कोई कहीं से आया है, कुछ आया है, और वो कुछ कहीं कुछ हो जाए, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तब तक तो आधी पिक्चर बन चुकी है, 10-12 करोड़ जा चुके हैं पिक्चर में. सो एक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है. आप स्टार किड है, आप जा सकते हो उसके पापा के पास, मम्मी के पास, उनको फिल्म का कल्चर पता है, उनको फिल्म की वो पता है कि सेट पे इथॉस पता है, सब पता है उन लोगों को. तो वो आप बोलते हो ये दूर से कहने की बातें होती है, तो उनको कल्चर पता है. उनको पता है कि एक डायरेक्टर क्या जद्दोजहद करता है, एक फिल्म बनाने में क्या लगता है, कितने पैसे जाते हैं, कंटिन्यूटी में क्या होता है, सेट पे पूरे दिन बैठ के, कभी कभी डायरेक्टर का एक टेम्परामेंटल अप्रोच होता है सारा का सारा, तो वो जानता है इस बात को, उससे बहुत फर्क पड़ता है. और बाकी का जो है वो तो सब सेमेंटिक्स है. पर हमारे को जहां तक है, हमें तो लगता है यही है. हम तो गलत लोग हैं ये सवाल करने के लिए, क्योंकि हमने हमेशा मेरिट पे लोगों को सपोर्ट किया. बट इन द डिफेंस ऑफ पीपल हु टेक स्टार किड्स, वी ऑलवेज बिलीव दैट देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस. बिकॉज हमेशा जब हम न्यू कमर्स लेते हैं पिक्चरों में, हमारे प्रोड्यूसर भी हमें पूछते हैं कि इनकी गारंटी कौन लेगा. कौन बोलेगा कि एक दिन प्रेशर में आके, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रेशर होती है सेट पे, अगली टिकट लेके वो वापस चले गए तो हम कहाँ जाएंगे. तो ये बातें इंटरनली ड्राइंग रूम्स में और लिविंग रूम्स में होती हैं जब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बैठते हैं, तो उनको भी उतना देना पड़ता है. बट टू गिव एवरीबडी ड्यू, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री who are very, very good. I want one person in this country to stand up and say that Ranbir Kapoor is not the best that we have. अब कैसे कह सकते हो? वो मेरिट पे ही, और एन आलिया भट्ट, वो मेरिट पे ही इतने काबिल है. तो उनको ये कहना कि अभी आप कहो कि नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स इन द वर्ल्ड, वो भी एक राजा के बेटे थे, तो आप बोलो नहीं वो डिजर्विंग नहीं है क्योंकि वो राजा का, बट ही इज द ग्रेटेस्ट कॉन्करर इन द वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्टार किड्स हैं तो वो अच्छे हैं बुरे हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री हु आर वेरी. ऋतिक रोशन, हाउ कैन यू से दैट ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव? तो ये दिस इज नॉट अ. अगर आप स्टार किड होंगे और अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो वैसे भी नहीं चलेंगे. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ. कर दे. बट ये कहना क्योंकि आप स्टार किड हो तो आपको चांस ही नहीं मिलना चाहिए, दैट इज वेरी अनफेयर. कैन यू इमेजिन नेवर हैविंग एन एनिमल, नेवर हैविंग अ कहो ना प्यार है, नेवर हैविंग अ क्रिश? How can you even think of not seeing all these people, or never having a Gangubai, or never having a student of the year? How? These are all really talented people. तो नहीं, I disagree. फिल्म मेकिंग में किस हद तक रिस्क लेते हैं? क्या या कोई फॉर्मूला फॉलो करते हैं जो सेफ हो? फिल्म मेकिंग में एक हमारी वो लाइन है, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज ओनली मैजिक. तो आप कोई फॉर्मूला लगाओगे ना तो 100% टोटल रिस्क है. फॉर्मूले तो लगाओ ही नहीं कि कि आज क्योंकि कुछ 6 महीने पहले एनिमल चली थी तो चलो अभी सब हर एनिमल बनाते हैं, या अब सनम तेरी कसम चली गई है तो अब रोमांटिक फिल्में बनाते हैं, ट्रैजिक रोमांटिक फिल्में बनाते हैं. आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट. और मैं और हम जो होगा लो, बट राधिका जी और मैं तो ऐसे. It's all risk, but life is a risk, So it's like sport, it's like politics. इसमें आपकी सिर्फ डिसिप्लिन वर्क करती है, उसके अलावा तो इट्स ऑल रिस्क ओनली. आपको ये वैसी बिजनेस नहीं है कि आपके पास कोई लाइफ जैकेट्स होती हैं. बिना लाइफ जैकेट के आपको स्विम करना पड़ेगा. ये तो नो सेफ्टी नेट्स इन दिस बिजनेस. आप मानते हैं सर कि रोमांटिक फिल्मों के जो एक जोनर था वो चेंज होता जा रहा है, रोम कॉम का
अभी टाइम चल रहा है, लोग जितने डायरेक्टर मेकर से भाग रहे रोम कॉम की तरफ, ऑडियंस 15 दिन पहले तो कह रहे थे रोम कॉम इज फिनिश्ड। जी बिफोर सनम तेरी कसम वाज रिलीज, हमको ये सवाल करते थे लोग पिछले 2 साल से कि आप तो आपकी जॉनरी रोमांटिक फिल्म। हाय, आई एम राधिका राव एंड आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। हमारे ऑफिस में एक आते हैं जो एक हैं जो हर ऑफिस में जाते हैं। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो हर ऑफिस में तो आज से 6 महीने पहले हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने बोला था आप क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा हम तो एक न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ में एक रोमांटिक म्यूजिकल बना रहे हैं। तो बोले अरे यू आर फिनिश्ड, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, सब खत्म। हर ऑफिस में एक्शन फिल्म बन रही है, जैसे एनिमल है आप या पुष्पा है, आप पुष्पा और एनिमल, यू गाइस आर आउटडेटेड, यू आर फिनिश्ड। वो बंदे ने हमारी डेस्टिनी लिख के चला गया था कि आप पे कुछ है ही नहीं। अब उसके 6 महीने बाद आज वो मेरे को बोलता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट है पड़ी हुई है, वो तो कर रहे हो और 2-3 है तो बता दो। कोई म्यूजिकल यंग कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट हो तो बताओ यार। रोमांटिक का जमाना आ गया है, ट्रेजिक लव स्टोरी का ही जमाना है आजकल। बीच में हमको कुछ लोगों ने पूछा हॉरर की कोई स्क्रिप्ट है वो भी दे दो। हॉरर चल रही है वो दे दो, एक्शन चल रही है वो दे दो। आप कह रहे नहीं आप रोमांस दे दो। वो रोमांटिक फिल्म भी काफी चली सर, ये सुनंद तरीके से में एक और आप कर रहे हैं रोमांटिक फिल्म ही है, और काफी सारे रोमांटिक म्यूजिक वीडियो भी आपने टीजर्स के साथ किया था। ये रोमांटिक जोन में क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगे आप बैक स्टोरी कि हम क्या है, कि हम रोमांटिक हैं? नहीं रोमांटिक है क्या, ऐसा ये जोन चूज करने का मतलब? नहीं, एक्चुअली क्या है कि राधिका जी और मेरा क्या है, वी मेक स्टोरीज फॉर यंगस्टर्स। हमारी एक यूथ की दुनिया है, यू नो, तो हम उसी में रहते हैं सब तरह हर वक्त। तो अगर आप हमारे गाने भी देख लेंगे इस वक्त, आई थिंक टी सीरीज का नंबर 1 गाना जो है वास्ते, हमने उसमें ध्वनि भानुशाली को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिर लुट गए, उसके बाद फिर याद पिया क्या, ये सब यूथ के इन अराउंड ही होता है हमारा, सारी दुनिया जो है सारी। तो हम अपने उसी में रखे और हमारा जो एक म्यूजिकल दुनिया है सारी की सारी उसमें ही रहते हैं। बाकी का तो अब जब आप उस दुनिया में रहते हैं यंगस्टर्स की, तो वहाँ प्यार, लव और हार्ट ब्रेक्स, ये उसका एक ऑर्गेनिक सा एक रूट है और ऑर्गेनिक सी दुनिया है वो उनकी, यू नो। जहाँ पे आप अगर यूथ की दुनिया में उस दुनिया में से आप जरा ऊपर चले जाएं तो प्यार वगैरह फेक लगने लगता है। बट उस उम्र में पहला प्यार, पहली किस, पहला हग, पहला बार दिल टूटना, तो ये सब की जो दुनिया है ना, ये हम इन्हीं फिल्मों में बनाते हैं। और हमारा यही, चाहे आप गानों की कह लें या पिक्चरों की कह लें, तो क्योंकि यूथ है इसलिए रोमांस है, क्योंकि उसमें पहली बार वो उन इमोशंस से दे आर गोइंग थ्रू दैट, यू नो। उससे जरा आप ऊपर चले जाते हैं तो प्यार थोड़ा सा फेक भी लगने लगता है। जब आप आई लव यू बोले तो वो करेक्ट भी लगना चाहिए ना कि आई लव यू है, पहली बार बोल रहे हैं किसी को आई लव यू है, नहीं कि आप वो कहावत है 900 चूहे खा के आई लव यू बोलने चली, वो वाली बात ना हो। हम ऐसा माने कि आपको सक्सेस का फार्मूला मिल गया? फार्मूला नहीं है, ये तो एक दुनिया है जहाँ, ये तो एक दुनिया है जहाँ पे हम एक दुनिया जो हम लाइक करते हैं। हमें लिखना पसंद है, हमें शूट करना पसंद है, हमें वो इमोशंस को बड़े पर्दे पे लाना, वो हम दोनों पसंद करते हैं। बट दैट इज अस टुडे। हम ये नहीं कह सकते हैं 2 साल में हमारा दिमाग कितना, शायद हम लोग एक एक्शन फिल्म बनाए। आज हम लोगों की, वही कहते हैं ना, आज हम लोगों का माइंडसेट वो है। बट हम यही नहीं कह सकते कि हम लोग कभी भी कोई एक्शन नहीं करेंगे या कभी भी कुछ हॉरर नहीं करेंगे। शायद एक दिन हमारा मन होगा तो वो भी कर लेंगे हम। अब तो हमें रोमांटिक फिल्म करनी है, अब तो ये है बस। ये बॉक्स ऑफिस की दो अभी एक रेस चल रही है, सब भाग रहे हैं उसके पीछे, हमारी फिल्म 100 करोड़, हमारी 200 करोड़। क्या आपको लगता है कि OTT इस मामले में सेफ है थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस की रेस में? बट एक्चुअली आई थिंक OTT इज OTT एंड सैटेलाइट इज सैटेलाइट, टीवी इज टीवी और थिएटर इज थिएटर। तो पिक्चरें आप किसके लिए बना रहे हैं वो आप उस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप ये कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर अच्छी नहीं बनी है इसलिए मैं OTT पे दे देता हूँ, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ गोइंग। हमने पिक्चर बनाई थी सनम तेरी कसम फॉर थिएटर, तो हमने वो थिएटर के लिए बनाई थी, तो उसमें वो जो नैरेटिव वैसा था, कॉन्फ्लिक्ट वैसी थी, गाने वैसे पिरे हुए थे, तो वो सारा का सारा नैरेटिव वैसा ही था। लोकेशन, शॉर्ट ब्रेकडाउन, हर चीज उस हिसाब से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया हुआ था, जो कि पीपल, दैट्स व्हाई आई थिंक उस पर देखने के बाद में वो जा रहे हैं कि हम इसको बड़े पर्दे में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था शायद कुछ इधर जो हम देख रहे हैं कुछ कर लिया हम, कुछ हमने मिस कर दिया। तो वो है, तो आप किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं वो आप एज अ फिल्म मेकर क्लियर रहिए।
तो OTT का अपना है, उसके लिए उसमें जो सिनेमा बनता है OTT के लिए वो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप बड़े पर्दे सिनेमा के लिए बना रहे हैं तो उसका अपना एक फॉर्मेट है। सर आजकल रीमेक का ट्रेंड बहुत चल रहा है, आप कितना प्रेफर करते हैं जीतू को? क्या स्टोरी की कमी हो गई है? आपके पास तो बिल्कुल कमी नहीं हुई, लेकिन क्या सच में राइटर्स के बाद स्टोरी की कमी हो गई? हमारे ऑफिस में तो ये बात भी मत करिए, राधिका जी को गुस्सा आ जाता है। मैं बोल भी देता हूँ कभी, राधिका देखो दूसरे डायरेक्टर्स कितने प्रोलिफिक हैं, वो लोग रीमेक आते हैं कोटाकट बना के 3-4 बना देते हैं साल में, हमारे यहाँ वी प्रेफर टू नॉट टू। क्या इस पे कुछ विचार करना चाहिए सर, इस ट्रेंड के बारे में? क्या ट्रेंड तो खत्म हो गई ना, कौन बना रहा है आजकल? चल रही है, बहुत चल रही है और बड़े बड़े स्टार काम कर रहे हैं। तो उनकी मर्जी, हमारी तो मर्जी नहीं है, हमें नहीं पसंद है रीमेक। सेफ बेट होता है एंड क्विक टर्नओवर, आई थिंक क्योंकि एक स्क्रिप्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी हैज टू रन देयर लाइव्स, एंड एक सेफ्टी नेट होता है कि नहीं यार ये कहानी एक बार चल चुकी है तो इसको हम बेटर करेंगे तो ये यहाँ भी चलेगी। वो उनका नजरिया है, अगर चल रहा है नहीं चल रहा। सी एट द एंड ऑफ द डे कुछ रीमेक्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, लाइक कबीर सिंह, वो रीमेक थी, वो चली थी। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कोई भी कहानी लो। अभी इतनी बड़ी पिक्चर कॉल्ड अवतार बनी थी, वो तो हमारे अवतारों के ऊपर बेस्ड थी, तो आप क्या जेम्स कैमरून को बोलोगे कि आपने रीमेक बनाई है हमारे विष्णु अवतारों पे? उन्होंने तो रंग वंग सब अपने यहाँ से लिया है। तो हर आदमी एक कहानी लेता है, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी अच्छी कहानी बना लेते हैं, वो रेजोनेट होती है। तो रीमेक नॉट रीमेक, एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड स्टोरी and you can do it well and you can communicate it well, it's fine. हम दोनों को we don't prefer it, but those who want to do it, आखिरी सवाल, आप अपनी स्टोरी के लिए एग्जाम्पल के लिए कोई 90 kg का एक्टर चाहिए या 1 क्विंटल का एक्टर चाहिए कोई, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि एक एक्टर जो पसंद आ रहा है उसका वेट गेन करने के लिए हम उसको टाइम दे, या जिसका वेट पहले से बढ़ा हुआ उसको ले? वेट से एक्टिंग थोड़ी ना कोई होती है। एक जो फॉर्मूला, जो रिक्वायरमेंट एक्टर की बियर्ड चाहिए, ऑब्वियसली ना एक्टर पहले सिलेक्ट होता है, फेस और उसके बाकी खाली फिजिकलिटी, बट देन एक्टर गोज फॉर द अगर आपको एक मोटा एक्टर मिल जाए जो 90 kgs का है, जो कमाल का एक्टर है, तो उसे ले लेंगे। और अगर कोई रियली पतला एक्टर मिल जाए जो कमाल का एक्टर है और जिसे 90 किलो, हाँ, तो फिर उसे देना ही पड़ेगा। तो द क्राइटेरियन इज जस्ट वेदर ही कैन एक्ट वेल और नॉट। वो मोटा है तो फिर ले लेंगे और जल्दी स्टार्ट करेंगे, पतला है तो वेट कर लेंगे 6-8 महीने। ऑफ कोर्स, मैं कई जगह पढ़ता हूँ आजकल कि वो कहीं लिखा है कि मावरा को सिलेक्ट किया था क्योंकि वो रोती बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में वो रोने का क्राइटेरिया वाज नॉट अबाउट कि वो रोती अच्छा है इसलिए लिया गया, पर वो बोलते हैं ना कि एक जब आप पिक्चर का सुर क्या है, अगर जो सुर है उस पिक्चर का इमोशनल सुर है, तो इमोशन डिपिक्ट करते हुए कौन सा फेस सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और दैट प्योरिटी ऑफ इमोशन चाहिए, जो भी चाहिए इमोशन को डिपिक्ट करने की, वो है। फिर अगर आपको लगता है, जैसे मैम ने कहा, एक मोटा आदमी है जो उस इमोशन को अच्छे से दिखा सकता है, और द पतला जिसको देन ही हैज टू टेक टू द कैरेक्टर, देन इट इज अप टू द कैरेक्टर एंड द इमोशन दैट कैन बी डिपिक्टेड। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ऑडियो क्या फिर से वो अभी जो बारिश हो रही है बॉक्स ऑफिस की, फिर से कितना इंतजार करना पड़ेगा अगली बारिश के लिए? नो हम हमेशा कहते हैं, सनम तेरी कसम जब हमने लिखी थी पहली, तो हमने उस वक्त, क्योंकि सनम तेरी कसम वाज अ पीस ऑफ आवर हार्ट, और उसका इतना इमोशनल ट्रैक था, और वो सारा का सारा, एंड द लॉस जो इंदर को होता है पिक्चर में, वो इतना ज़्यादा था कि वो लास्ट शॉट में वो उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से बात करता है, और उसको उसकी आवाज़ें आती हैं, तेरे बिन नामुमकिन एक पल गुजारा है, फिर सनम तेरी कसम वापस आता है ट्रैक, और फिर उसके साथ पूरी बातें कर रहा है। तो वो हमने उस वक्त ही पार्ट 2 भी लिखा था इस कहानी का, कि इंदर की कहानी वहाँ से कहाँ जाती है, तो वो जो पेड़ की तरफ जा रहा है वो पार्ट 2 का पहला शॉट था, और वहीं से फिर उसकी कहानी शुरू होती है। तो जहाँ तक अगले का है, सनम तेरी कसम 2 की हमने कहानी ज़रूर लिखी थी, तो अभी तो 10 ही दिन हुए हैं उसको, तो अभी वो रखी हुई है अच्छे से, बट अभी वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे दिल के बहुत करीब है, सनम तेरी कसम 2। बाकी का तो जैसे आपने कहा बारिश हो रही है, तो अभी उसमें हाँ देखते हैं कहाँ जाता है, फिर पिक्चरें तो बनानी है उसका।